ओके जी। सो इसके साथ ही ये जो भी हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो सब का सब रिकॉर्ड होगा और आपको वो यूट्यूब पे भी मिलेगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट दिस। क्रिस्टल इम्परफेक्ट परफेक्शन, आपने ना क्रिस्टल्स के बारे में, यूनिट सेल के बारे में लास्ट लेक्चर में सीखा है। उसके जो क्वेश्चंस हैं या उनसे रिलेटेड जितनी क्वेरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, मैंने शाम को रखी है। और मीनवाइल जो है ना हम उससे पहले का, उससे नेक्स्ट टॉपिक हम देखें। क्रिस्टल्स आपको पता चल गए क्या होते हैं जी? पता चल गया सबको? कुछ मेरे साथ इंटरेक्शन भी रखना है, ठीक है? सो बेसिकली जब आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं उसमें एक रिपीटिंग यूनिट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक हो गया? सो इन रियलिटी जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जितने भी क्रिस्टल्स हैं दे आर नॉट परफेक्ट। कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता। देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द आइसोलेटेड और मोर एक्सट्रीम एरिया ऑफ लैटिस। कोई भी लैटिस है उसमें 100% परफेक्शन नहीं होती। वहां कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी कि आपके पास जो भी क्रिस्टल होगा वो उसमें इम्परफेक्शन आएगी, यानी डिफेक्ट जनरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल और सरप्राइजिंगली, अगर आपके पास एक सॉलिड है जिसकी इम्प्योरिटी जो है वो यू कंसीडर इट 99.9999%, still there are some kind of impurities of 6 cos 10 raised to power 6 impurities per centimeter cube। उसमें फिर भी आपके पास क्या होगी? इम्प्योरिटीज होंगी। इसका मतलब परफेक्शन क्रिस्टल के अंदर नहीं आ सकती। यानी जो आपने रेगुलर पैटर्न की बात की है वो 100% रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। जब ये इम्प्योरिटीज आती हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, राइट? अब सॉलिड आपने जो जितने भी पढ़े हैं वो 99.999% प्योर है, तो उसमें इतनी इम्प्योरिटी है। जब वो इम्प्योरिटी आती है तो ये हमेशा जो होते हैं डिसएडवांटेजियस चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इम्प्योरिटी आपके इसमें है किसी भी सॉलिड में, तो हमारे जहन में हमेशा होता है कि इम्प्योरिटी जो है वो तो डिसएडवांटेजियस चीज है, वो नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स ये इम्प्योरिटी जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। ऑफनली most of the times we deliberately add some kind of impurities, जो किसी सॉलिड में हम जान के impurities ऐड करते हैं। ठीक है? अब वो जब impurities हम जान के ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी impurity है, राइट, वो किसी सॉलिड में डाल रहे हैं, वो impurity क्या करती है कि वो उसकी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है? चेंज कर देती है। तो हम डेलिबरेटली कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो इम्प्योरिटी उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ठीक है? सो जो इम्प्योरिटीज है क्रिस्टल में या इम्परफेक्शन है क्रिस्टल के अंदर, वो बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक? जनरली किसी क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शन जब क्रिएट होती है, जनरली वो कितने टाइप की होती है? देयर आर 4 टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस इफ वी क्लासिफाई impurities or imperfections in the crystal। तो हमने 4 कैटेगरीज में, 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास जो होती है उसे आप कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इनमें जो अगली हम बात करने जा रहे हैं वो है किसी voids के अंदर, एंड voids you all know that interstitials, voids interstitial एक ही चीज है, या substitutional dopants। ठीक है? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब यह है कि क्रिस्टल है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी है, वो इंप्योरिटी या तो उसको वॉइड के अंदर ऐड हो जाएगी, या वॉइड या इंटरस्टाइसिस के अंदर ऐड हो जाएगी, या उसके जो भी मेन कंपोनेंट है उस स्ट्रक्चर का या क्रिस्टल का, उसके अंदर उसको सब्सटीट्यूट कर देगी। या फिर यह हो सकती है कि स्कॉटे-फ्रैंकलिन डिफेक्ट जनरेट कर सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट डिफेक्ट, ये हम सारे पढ़ेंगे। इसी तरह लीनियर डिफेक्ट जो है, उसमें लीनियर डिफेक्ट में हम कह सकते हैं एज और स्क्रू डिसलोकेशन हो जाती है, ये भी हम देखेंगे, ये भी इम्परफेक्शन है, एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन। सो इसी तरह प्लेनर डिफेक्ट्स इज द थर्ड कैटेगरी, जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज और सरफेसेस के अंदर डिफेक्ट जनरेट होता है, और लास्ट वन है बल्क डिफेक्ट्स, जिसमें पोर्स या क्रैक्स जनरेट होते हैं। ठीक है जनाब? अब
जो जनरली लुक एट दिस इज दी सम काइंड ऑफ सॉलिड, ये एक सॉलिड है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है. इट इज नॉट अ सिंगल क्रिस्टल, दिस इज पॉलीक्रिस्टल. ये इस क्रिस्टल के अंदर ये जो एक पार्ट है दिस इज वन ग्रेन, ये दूसरा पार्ट दूसरा ग्रेन है, ये वाला तीसरा ग्रेन है, चौथा है, ये पांचवा है, छठा, ये सातवां. तो ये सारे ग्रेन्स हैं. इन ग्रेन्स को ये जो एज है इसको हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री. और ये जो लाइन है, एवरी लाइन इज अ लैटिस स्पेसिंग और ओरिएंटेशन ऑफ एनी एटम. ठीक है. सो अब हम इसको लेकर आगे चलेंगे. सो लुक, अगर हम बात करें दो चार में से जो दो हैं, पहली और तीसरी, राइट, प्लेनर डिफेक्ट नंबर वन एंड नंबर वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड नंबर टू प्लेनर डिफेक्ट. ये जो दोनों डिफेक्ट्स हैं, प्लेनर डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट, प्लेनर डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट, ये सारे के सारे आपको एटॉमिक लेवल पर नजर आएंगे. ये वो डिफेक्ट्स हैं जो एटॉमिक लेवल पर जनरेट होते हैं किसी सॉलिड में. जो बल्क डिफेक्ट है वो आप अपनी आंखों से नेकेड आई के साथ या लाइट माइक्रोस्कोप के साथ आप देख भी सकते हैं. ठीक है. लिहाजा जो बल्क इफेक्ट्स हैं, जब व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक फ्लॉज इन द लैटिस, राइट. फॉर क्रिस्टल्स विद प्लेनर डिफेक्ट्स, अब हम प्लेनर डिफेक्ट्स पे आ रहे हैं, सच एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे हमने देखा, इसमें जो ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं that marks the interface between two misaligned portion of the crystals. Look at this. ये हमारे पास एक ग्रेन बाउंड्री है. इस ग्रेन बाउंड्री में ये जो ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल है यहाँ डिफरेंट है और यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल क्या है? डिफरेंट है. तो जो ग्रेन बाउंड्री होती है वो बेसिकली एक इंटरफेस बनाती है दो पोर्शन ऑफ द बल्क क्रिस्टल्स के दरमियान. अब हम इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रहे हैं. जब आप बात करते हैं साइज ऑफ द इंडिविजुअल माइक्रोस्कोप और माइक्रो क्रिस्टल्स और ग्रेन, ठीक है, तो हम ये बात करते हैं कि जो बल्क क्रिस्टल्स है दैट एक्चुअली कंटेन्स मेनी काइंड ऑफ स्मॉल माइक्रो क्रिस्टलाइन ग्रेन्स. तो उनके इकट्ठे होने से, छोटे छोटे ग्रेन्स के मैक्रो क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के जमा होने से एक बल्क क्रिस्टल बनता है. और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो छोटे छोटे जो माइक्रो क्रिस्टल्स हैं उनके इकट्ठे होने से उनकी सारों की प्रॉपर्टीज कंबाइन होकर बल्क क्रिस्टल की प्रॉपर्टी बनती है. ठीक है. और जो साइज ऑफ एक माइक्रो क्रिस्टल होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. और इसके लिए अब हमें साइज का कैसे पता चलता है कि ग्रेन बाउंड्री का, ग्रेन का साइज क्या है, यानी ये जो ग्रेन यहाँ था, ये वाला ग्रेन, उसका साइज क्या है, उससे हम फाइंड आउट करते कैसे हैं? दो मेथड है, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से और दूसरा क्या है? एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड से. XRD कर लेते हैं उसका. ठीक है. फॉर एग्जांपल ज्यादातर कमर्शियल मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं वो इंडिविजुअल क्रिस्टलाइंस होते हैं विद डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. और हर एक जो मेटल का क्रिस्टल है जिसका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर है उसके अंदर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मेटल एटम्स होंगे. सो अगर हम इनका साइज जो है, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज डिक्रीज करें, डिक्रीज इन साइज ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, उससे क्या होगा? पार्टिकल का क्या अगर हम साइज डिक्रीज कर रहे हैं दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द बल्क मटेरियल. वजह ड्यू टू क्लोज पैकिंग अमंग देयर नेबरिंग ग्रेन्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे छोटे ग्रेन्स इकट्ठे करके एक बल्क क्रिस्टल बनाएंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा हार्ड होगा. उसके अंदर जितने गैप्स कम होंगे उतना स्ट्रांग और हार्ड होगा. और डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ एटम जो है एट सॉलिड सरफेस और इन द रीजन ऑफ सराउंडिंग बाउंड्री इज ऑलवेज स्मॉलर देन द बल्क वैल्यू. सेंटर में डेंसिटी ऑफ एटम ज्यादा होती है, आउटसाइड पर डेंसिटी ऑफ एटम कम होती है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना आपके लिए जरूरी है और आगे इसी की वजह से हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे. अब जब कोई क्रिस्टल होता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है, उसकी जो सरफेस है, राइट, उस पर वैलेंसीज सेटिस्फाई नहीं होती. फॉर एग्जांपल, आप
जिंक ऑक्साइड लेते हैं। अब एक जिंक और एक ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं, रेशो क्या होनी चाहिए 1:1। लेकिन जो सरफेस है, जब हम उधर आते हैं या मिड में आते हैं, तो सरफेस पे क्या होता है कि जिंक लगा होगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन लगी होगी। अब ऑक्सीजन के साथ 2 जिंक लगे होने चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन सरफेस के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं होगी विद जिंक के जरिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं जहां पर आउटसाइड पर सरफेस बाउंड्रीज सेटिस्फाइड नहीं होती, उन्हें हम डैंगलिंग बॉन्ड्स का नाम देते हैं। सर जिंक वाली एग्जांपल। यही वो चीज है जो डैंगलिंग बॉन्ड, वो चीज है जो बेसिकली आपके बहुत सारी दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, राइट। इनका क्या है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड सिचुएशन होती है। ये वाली चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, देखो इसने इसके साथ तो बॉन्ड बनाया हुआ है, या सेंटर में आप देखें इस बॉल ने इसके साथ बनाया हुआ है, इसके साथ बनाया हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर इसने इधर तो बनाया हुआ है, इधर भी बनाया हुआ है, लेकिन ये जो 2 स्टेट्स हैं ये इसकी नॉन बॉन्डिंग है। ऐसे ही है, इनको क्या कहते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स। ये डैंगलिंग बॉन्ड्स हैं, ये सारे डैंगलिंग बॉन्ड्स हैं जिनकी वैलेंसी या जिन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया हुआ दूसरे के साथ। तो इसका मतलब ये सरफेस एक्टिवेशन जनरेट करते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेटिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। लिहाजा जितनी सरफेसेस होती हैं या जितने इंटरफेसेस होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। किसी भी चीज की सरफेस या उसका इंटरफेस हाईली रिएक्टिव होते हैं। लिहाजा they results in the concentration of impurities in these regions। तो जितनी impurities आती हैं वो इन regions में आने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि वहां पर satisfaction of valencies नहीं होती। क्लियर, बात समझ आ गई। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म सरफेस ग्रेन्स टेंड्स टू ग्रो इन अ साइज एट एन एक्सपेंसिव और स्मॉल ग्रेन्स टू मिनिमाइज एनर्जी। लिहाजा दिस ग्रोथ प्रोसेस occurs by diffusion which is accelerated at a high temperature। लोग जो surfaces हैं they are highly reactive, और सबसे पहले क्या होता है कि स्मॉलर ग्रेन्स बनते हैं, क्योंकि उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम एनर्जी पे स्मॉलर ग्रेन्स बनते हैं। वो स्मॉलर ग्रेन्स इकट्ठे होकर, क्योंकि उनकी सरफेसेस एक्टिव होती हैं, तो वो कंबाइन होकर बाद में बड़े ग्रेन्स बनाते हैं। तो आपने देखा ना क्रिस्टल ग्रोथ, पहले वो छोटा सा बनता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, स्टार्ट। ओके, जब आप सॉलिड की बात करें, ये आप सब लोगों को पता चल गया है कि इम्प्योरिटीज कहाँ ट्रैप हो सकती हैं किसी भी क्रिस्टल में। मैं वो इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। देखें, ये एक ग्रेन है, ये एक ग्रेन है, ये ग्रेन बाउंड्री है। तो अगर इनको मौका मिल गया ना, तो दोनों ग्रेन्स की सरफेसेस एक्टिव हैं, तो ये कंबाइन होकर एक बड़ा ग्रेन जनरेट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिस्टल ग्रेन है, ये एक क्रिस्टल ग्रेन है, ये एक क्रिस्टल ग्रेन है, ये इसकी ग्रेन बाउंड्री है, राइट। तो ये अगर इनको मौका मिला तो ये कंबाइन कर सकते हैं। ये हम बाद में देखते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। Another important thing is that solid solutions क्या होते हैं? आप में से कौन बच्चा जवाब देगा? बोले। alloys है एक एग्जांपल। Sort of alloys, लेकिन alloys में प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी 2 कंबाइनिंग मेटल्स होती हैं उनकी अच्छी खासी दरमियान में रेशो होती है। I mean, वो काफी कंपेरेबल रेशोज होती हैं। यहाँ जब सॉलिड सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। इसमें फिर सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सोल्यूट भी सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, दोनों सॉलिड होंगे। क्लियर। इसकी फिर एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक पहले तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप पानी का 1 लीटर लेते हैं, उसमें 10 ग्राम चीनी डाल देते हैं, दिस इज सॉल्यूशन। सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन है वो। अब आप ऐसा करते हैं कि कोई homogeneous mixture of 2 or more substances is solution।
हाँ एग्जैक्टली, बट सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि दो सॉलिड का सॉल्यूशन बन रहा होगा, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, यानी एक पेरेंट लेटस जैसे होगा। 1 चम्मच नमक और हाँ, एक चम्मच 1 चम्मच नमक नमक और से, 10 चम्मच चीनी। हाँ ये अगर आप इस रेशो में कहते हैं तो मिल जाता है ना, बन सकता है ना, ये सॉलिड सॉल्यूशन ही हो गया ना फिर। ठीक है, तो एक ठीक है। सॉल्यूट एक सॉल्वेंट मिलाएं दोनों को, और लेकिन वो सॉलिडिफाई बने, सॉलिडिफाइड फॉर्म में जाए, इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? क्या सॉल्यूशन के लिए होमोजेनिटी होनी जरूरी नहीं है? यस है, होमोजेनस है, होंगे तो है, तभी वो सॉल्यूशन होगा ना। हाँ एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूं कि होगा वो होमोजेनियस, लेकिन उसमें एक सॉलिड जो होगा वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉलिड जो है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, ओके, यानी एक होस्ट होगा, एक होस्ट क्रिस्टल लैटिस होगी और उसके अंदर कोई फॉरेन एटम या मॉलिक्यूल एज ए सॉल्यूट ऐड होंगे। ठीक है एग्जैक्टली। जी। अब इशू ये है कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट ऐड हो रहे हैं, यानी एक सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट ऐड हो रहा है, जब सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो क्या वो सॉल्यूट जो ऐड हो रहा है क्या उसके इंटरस्टाइसिस में जाएगा या वो उसकी सब्स्टिट्यूशन करेगा? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आप इतनी देर में पिक्चर देखें, मैं सब्स्टिट्यूट हो रहा है या वॉइस के अंदर आ रहा है, ये इसके साइज पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली ये डिपेंड करेगा ना कि अगर ये जो वॉइड है इसका साइज कितना है, जो भी इनकमिंग आइटम है वो इसी में आएगा। जैसे आप में से कुछ लोग एग्जांपल दे रहे थे स्टील की, तो आप देखें आयरन और स्टील में क्या फर्क है। स्टील में आपने पढ़ा होगा आई थिंक कि मैग्नीज और कार्बन डालते हैं, तो कार्बन जो होता है वो इतना स्मॉल है कि वो इन जगहों में आकर ट्रैप होता है, इन जगहों में वो इंटरस्टिशियल जगह घेरता है, पता है ना इस चीज का। लेकिन मैग्नीज बड़ा है, वो उधर नहीं जा सकता, वो इधर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, क्लियर। ओके, अब ये दो चीजें हैं। अब ये अगर ये ना होते और ये ना होते तो फिर तो स्ट्रक्चर बड़ी परफेक्ट थी, डिफेक्ट फ्री थी ना। अब इम्प्योरिटी आई, सॉलिड सॉल्यूशन बना, एंड यू आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल, राइट, रेगुलर क्रिस्टल लैटिस है और उसमें मेटल आयंस हैं, ठीक है, और तब हम कहते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस में मेटल एटम्स मौजूद हैं, कई सारे मेटल एटम्स, एक से ज्यादा है मेटल एटम्स डिफरेंट काइंड के, तब हम उसको क्या नाम रेफर करते हैं? अलॉय। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड जो होते हैं वो आप क्या कहते हैं कि एटम्स या आयंस को रेगुलर लैटिस में से रिमूव करते हैं, राइट। और जो चीज सॉल्यूट होती है ऐसे केस में उसको कहते हैं डोपेंट। क्या कहते हैं? डोपेंट। डोपेंट क्या होता है? जो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहा है एटम्स या आयंस को। इन मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड अलॉयज जो भी डोपेंट स्पीशी होगी वो एक रैंडम फैशन में जाकर उसके यूनिट सेल में लगेगी, वो रेगुलर पैटर्न में नहीं लगेगी। तो ऐसे लैटिसेस जिनमें मेटल्स एज ए सॉल्यूट होती हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं? डोपेंट, राइट। जैसे मेटल ऑक्साइड्स है और आप उसमें ना बहुत सारी आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ लैटिस आर इंटरेस्टेड बाय मेटल डोप्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, राइट। अब मैं आगे इसकी फिगर आपको दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो नॉर्मली आपकी जमीन में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स दैट कंटेनिंग जेम स्टोन्स। ये जेम स्टोन्स बनाता है, जैसे एमरल्ड्स सुना हुआ है, रूबीज, ये आपने सुने हुए ना नाम सारे। ये क्या है? इसमें क्रोमियम डोपिंग है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। और फॉर दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्मल एल्यूमिनियम +3 लैटिस साइज रिप्लेस कर देती है सॉल्यूट मेटल आयन से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज द एल्यूमिनियम, अल्फा एल्यूमिनियम, ये जो A है, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कोरेंडम स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको अल्फा एल्यूमिना भी कहते हैं। अब इस अल्फा एल्यूमिना में जो आपकी मेन चीज है दैट इम्प्योरिटी
So the impurity which is added into the main aluminium oxide structure, वो क्या करेगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, उसकी कलरिंग चेंज करेगा, वो एज ए इम्प्योरिटी आएगा और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपको फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज मिलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो एटम ऐड होते हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर जाते कैसे हैं। जो भी एटम्स किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर ऐड होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और जो सबसे आसान तरीकाकार है किसी भी उसमें, और उसकी वजह क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशंस होती है। आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जो भी है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो वो लैटिस के अंदर अपनी पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, मूव करते हुए एक सर्टेन पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप सीधी तरह जानते हैं कि स्मॉलर एटम्स फास्टर मूव करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, बड़े एटम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करेंगे। तो इफ द इंटरस्टिशियल एटम इज आइडेंटिकल टू द लैटिस एटम, ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल कहलाती है। ठीक है, अगर इंटरस्टिशियल एटम जो है वो आइडेंटिकल है लैटिस एटम के, दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, तो जो भी ऑक्यूपेंसी होगी किसी भी इंटरस्टिशियल एरिया में उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल कहेंगे। ठीक है, और इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती हैं वो एक एटम साथ वाली जगह जो उसकी नियरेस्ट जगह होती है वही उसी पे डिपेंड करता है। लुक एट दिस, पहले ये एटम यहाँ था, ठीक है, इसको हम इनर्जेटिक्स को चेक कर रहे हैं एटॉमिक डिफ्यूजन की। सो एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन इधर इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है इधर। अगर आप इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई ना तो ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर शुरू हो जाएगा डिफ्यूज होना। स्मॉलर एटम फास्टली डिफ्यूज करेगा और बिगर एटम स्लोली डिफ्यूज करेगा। सो डिफ्यूजन स्टार्ट हुई तो ये यहाँ पहुंचा हाई एनर्जी पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर, एंड आखिर में क्या हुआ, वो जैसे इस इंटरस्टाइसिस के अंदर आएगा फिर स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगी। सो पहले ये एटम यहाँ था, अब ये एटम यहाँ है। ठीक है, सो सॉल्वेंट इस ये चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं किसी भी उसमें। सो जो इंटरस्टिशियल साइज है कोई भी एटम का, एम्पिरिकली जो लाइक्लीहुड होता है किसी भी एटम का कि वो कौन सी इंटरस्टिशियल साइट को गेन करेगा, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट लैटिस पे। ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी कितनी होगी एक एटम की दूसरी एटम के अंदर, आई मीन टू से कि ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ये बनेगा भी सही या नहीं बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, इंटरस्टिशियल सॉल्युबिलिटी पे। और इंटरस्टिशियल सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, इंटरस्टिशियल डोपेंट एंड सॉल्वेंट एटम का, वो है रेडियस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सॉल्वेंट। जो भी एटम रेडियस ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट आ रहा है और सॉल्वेंट का जो रेडियस है उनके ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0.59 होगी तब आपके पास हम ये कहेंगे कि इंटरस्टिशियल सॉल्युबिलिटी होगी। अगर कोई एटम जो है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द लैटिस, उसको ये वाला एनर्जी बैरियर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बैरियर है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक डिफ्यूजन के। सो इफ देयर इज अ ग्रेटर डिफ्यूजन, राइट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर चले जाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें मिल जाएगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे स्टार्ट गोइंग टू डिफ्यूज। ठीक है, और डिफ्यूजन स्टार्ट होगी, डिपेंड्स ऑन हाई एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस तरह करें कि उसको ना हीट करना शुरू कर दें किसी लैटिस को, इम्प्योरिटी ऐड करके आप रख दें, तो काफी अरसे के बाद क्या होगा, वो जो लैटिस, वो जो ऊपर एटम था वो अंदर उसके स्ट्रक्चर के बीच में चला गया होगा। ठीक है, सो इट शुड बी नोटेड दैट जो भी इक्वेशंस हैं वो उससे, या जो भी चीजें हैं इसमें आपके पास दो अहम तरीन चीजें हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। उसके अंदर जो इन वॉइड्स या इंटरस्टाइसिस हैं वो कितनी है, मतलब उनका साइज क्या है, नंबर वन। नंबर टू, एक्टिवेशन एनर्जी क्या उसे मिल रही है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और वो वाइड्स सफिशिएंट है किसी भी एटम को इस साइज के अकॉर्डिंग है और उन्हें
अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं तो फिर डिसलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, माइग्रेशन ऑफ एटम स्टार्ट हो जाएगी, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी और आराम से एक एटम दूसरे एटम को क्या करना शुरू कर देगा, डिस्प्लेस या उसकी सब्सटीट्यूट होने इंटरस्टाइसिस में जाना शुरू कर देगा। सो एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट इज अनदर थिंग, ठीक है। सो एटॉमिक माइग्रेशन जो होती है वो डिसलोकेशन के साथ होती है एंड वाइड्स इन द क्रिस्टल। सो फ्यू एटम्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट, लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी इज मच लोअर। क्योंकि यहाँ देखें पूरा लैटिस बहुत बड़ा लैटिस है तो उसमें सारे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये 6 एटम इन्वॉल्व हैं जो डिसलोकेशन या डिफ्यूजन को अलाउ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 8 पर जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 8 tells you this is Arrhenius equation. It is used to calculate the probability of atom having suitable energy to overcome activation energy. So Ni divided by Nt is directly proportional to E into E की power E negative into activation energy into kTA। ज्यादा बेहतर तरीके से फिजिकल केमिस्ट आपको समझ आ रही होगी। So Ni is actually number of impurity atoms, right, with an energy greater than activation energy. Nt क्या है, total number of impurity atoms in the crystal है, E activation energy है, K constant है, ठीक है, Boltzmann constant, और तीसरा जो T है temperature। So Boltzmann पढ़ा हुआ है ना, Boltzmann का concept और वो सारी चीजें I think सबको पता है। अब जो सबसे अहम चीज है वो है कि कौन सा एटम किस में फिट आता है। डोपेंट जो भी जा रहा है वो कैसे डोप होगा या नहीं होगा, किसको किसी चीज में हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सॉलिड सोल्यूशन किसका बन सकता है किसका नहीं बन सकता है। ये ऐसे नहीं है कि आप जिसको मर्जी आए इधर से मुट्ठी भरी इधर से मुट्ठी भरी मिला दिया तो बस जनाब सॉलिड सोल्यूशन बन गया, ऐसा नहीं होता। इस चीज को यानी डोपेंट कौन सा डोपेंट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, इस चीज को चेक करने के लिए एक रूल्स हैं, विलियम ह्यूम रॉथरी रूल्स। ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो हैं उनमें ये याद रखें कि प्लेसमेंट ऑफ लैटिस एटम विद द रिप्लेसमेंट ऑफ लैटिस एटम विद द डोपेंट स्पीशीज इज रेफर्ड एज अ सब्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। वो पीछे जो हमने सारा पढ़ा वो इंस्टीट्यूशनल इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर था, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। जब सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो इसका मतलब यह है कि एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करके यानी सॉल्वेंट के एटम्स को सॉल्यूट क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एंड व्हेन इट डिस्प्लेसेस, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट अ सब्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। और इसको चेक करने के लिए कि किस तरह क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट एटम्स की कि वो इस सॉलिड सॉल्यूशन बना सकें, उसके लिए एक रूल्स हैं विलियम ह्यूम रॉथरी रूल्स, तो वो हम इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।